हम करेंगे जो कल हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे CRQ इसका मतलब होता है क्लासरूम क्वेश्चन। फिर जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है कि लेज़र मेटाबॉलिज्म में CO2 के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होते हैं। लेज़र मेटाबॉलिज्म कल हमने किया था, ग्लाइकोलाइसिस का एक नेम है, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है, सेकंड ऑप्शन में ले लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स है, और थर्ड ऑप्शन में ले लीजिए 6 मॉलिक्यूल्स है, और फोर्थ ऑप्शन में ले लीजिए 0 मॉलिक्यूल्स है। तो अभी सभी लोग फटाफट ट्राई करें इस चीज़ को, और अब अपन इसका आंसर भी करते हैं। आप जानते हो कि यहाँ जो शुरुआत हुई थी 6 मॉलिक्यूल, और वो भी कार्बन ग्लूकोज में थे, 6 कार्बन थे, और रिलीज की हम बात करें तो 2 पायरुविक एसिड थे, एक में 3 कार्बन थे, यानी 6 के 6 कार्बन आए। इसलिए आप जानते हो कि यहाँ आंसर हम क्या करेंगे, 0। ऐसे ही जैसे हमने कल किया था कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT में आपके दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन कल हमने थ्योरी में कर लिया था ATP रिकॉर्ड के टाइम। आज फिर से इसको इन टेक्स्ट की फॉर्म में करते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट करें कि कितने ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली EMP में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज होते हैं। अब आपको लैंग्वेज इनकम्प्लीट लग सकती है, यहाँ लग सकता है कि टोटल या नेट वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको माइंड में खुद सोचना पड़ेगा कि हम आंसर इसका किस बेस पर करें। सपोज यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए इसने 8 दे दिया ऑप्शन, एक ऑप्शन दे दिया इसने आपको 6, एक ऑप्शन दे दिया इसने आपको यहाँ पर 4, और एक जो ऑप्शन है वो इसने यहाँ पर आपको दे दिया 1 ATP। तो आप खुद जानते हो कि यहाँ सबसे बड़ी हिंट तो इसी वर्ड पर है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली। तो कोशिश करें आप सभी लोग फटाफट इसको करने की। डायरेक्टली वर्ड में हिंट है, और कल हमने कहा था कि डायरेक्टली का मतलब होता है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और वहां आपको याद हो ये स्टेप साइटोप्लाज्म में 2 टाइम्स हुआ था, यानी 2-2 ATP करके 4 ATP बन गए थे, यानी कुछ मेंशन नहीं है। तो आपको हमेशा 4 ATP करना है, यानी टोटल के अकॉर्डिंग। हाँ, आज यही लैंग्वेज चेंज कर देवे और एक वर्ड डाल देवे नेट गेन, फिर आप जानते हो कुछ सोचना ही नहीं है। वो ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप के ATP को माइनस करना है, और वहाँ आंसर हो जाएगा नेट गेन ऑफ 2 ATP। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में हम लेवे एक और इन टेक्स्ट है जो NCERT ने आपके दिया है, और क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो पहली बात तो यही है कि की प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कि की प्रोडक्ट कौन होगा, और ये आप जानते हो कि की प्रोडक्ट होगा यहाँ पर पायरुविक एसिड, जो लास्ट में मिलता है वो यहाँ की प्रोडक्ट होगा। यानी इसका उपापचयी भविष्य क्या है, इस पायरुविक एसिड का आगे जाकर के क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड पर, कोशिका की आवश्यकता पर। अब कैसे, इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। 3 मेजर पाथवे कौन से हो सकते हैं। एक तरीका है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा तरीका कौन सा होता है यहाँ पर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। OH ध्यान रखना अल्कोहल के लिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ऐसे ही हम तीसरा पाथवे लेवे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहला प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, जबकि ये दोनों जो प्रोसेस फर्मेंटेशन है ये होते हैं ऑक्सीजन की अब्सेंस में। फर्मेंटेशन कहाँ होता है, मैनी प्रोकैरियोट्स में, और किस में होता है, सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। और उस यूकैरियोट का बेस्ट एग्जांपल कौन हो सकता है, यीस्ट, जो अल्कोहल फॉर्मेशन में रोल है। और ऐसे ही हम लेवें एनिमल सेल हो सकती है, जैसे मसल्स की हम बात करें, कई बार सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा होगा
कि आपके पाँव को नींद आ जाती है, तो वो नींद आना बेसिकली है क्या चीज, वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वहां बढ़ने लग जाता कौन, लैक्टिक एसिड। तो आप पाँव झटकते हैं किस लिए, ताकि तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो और वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और केवल एनिमल सेल क्यों, देखा जाए प्रोकैरियोट के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे आपने नाम सुना होगा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस, उनमें भी क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कैसे, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा किसके थ्रू, क्रेब साइकिल के थ्रू, और उस क्रेब साइकिल से फाइनल प्रोडक्ट कौन बनेंगे, CO2 एंड H2O। और वैसे भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें हम फर्मेंटेशन, दोनों ही ऑक्सीजन की अब्सेंस में होते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यीस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। और इस फर्मेंटेशन में क्या होगा, ग्लूकोज से इस बार कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और फॉर्मेशन किसका होगा, एथिल अल्कोहल प्लस CO2 का, यानी CO2 यहाँ पर रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। ये भी एक टाइप से एक्सर्गोनिक प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का। जैसे ही बात करें लैक्टिक एसिड की, इस बार ग्लूकोज अल्कोहल में नहीं, किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। और सबसे बड़ी बात, ये रेस्पिरेशन का टाइप है, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती है। तो डिफरेंस ध्यान रखना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट के बेस पर तो है ही डिफरेंस। और क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ CO2 रिलीज होती है, वहाँ CO2 रिलीज नहीं होती है। अब और हम आए आगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका NCERT में दिया है, मेजर पाथवे ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। याद होना चाहिए आपको, लास्ट क्लास में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड था वो हमारा, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन, यानी मॉलिक्यूल ही रेस्पिरेशन करता है, ग्लूकोज ही अदर मॉलिक्यूल में टूटता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए नाम था इंट्रा। इसका बेस्ट एग्जांपल है तो कौन होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस खुद क्या है, एक एन एरोबिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होगा क्या, याद है हम वो लीनियर पाथवे कल कर चुके थे, क्या क्या किया था हमने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर दो पार्ट में डिवाइड, एक PGL बना था, एक DHAP, फिर 1,3-DPGL, फिर 1,3-DPGA, फिर 3-PGA, फिर 2-PGA, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और लास्ट में बना था पायरुविक एसिड। तो ये वही पायरुविक एसिड है, और ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। अब हम आते हैं कौन से स्टेप की तरफ, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा स्टेप है ये, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाम से लग रहा है अल्कोहल बनेगा। ये जो प्रोसीजर है ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप का नाम क्या होगा, CO2 रिलीज हो रही है, तो CO2 रिलीज हो रही है, तब आप खुद जानते हो इस प्रोसीजर को क्या कहना पड़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बन का रिमूव होना, CO2 की फॉर्म में होता है, तो बनेगा कौन, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, नाम होगा इसका एसिटल्डिहाइड। अब आएगा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, NADH प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NAD+। तो इस स्टेप को हम नाम क्या देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या नाम देंगे हम इसको, डिहाइड्रोजिनेशन। प्रोडक्ट में कौन बन रहा है, एथिल अल्कोहल। यानी अब हम
यहाँ एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। तो उसमें एक जगह रोल आएगा एसिटाल्डिहाइड का और एक जगह रोल आएगा ट्रायोज फॉस्फेट का। क्वेश्चन बैंक में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, उस समय प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। फिर हम लेवें एक सपोज सेकंड लेवें, ये प्रोसेस तो होता है देखा जाए प्लांट्स में कह सकते हो, प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है। अब हम वही मसल्स की बात करें या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें तो वहां अलग टाइप से रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है कि वहां ये डी कार्बोक्सिलेशन नहीं, सीधे बनता लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 3। इसका मतलब क्या हो गया? CO2 रिलीज नहीं होती है। लेकिन आज भी वो स्टेप हो रहा है वी हाइड्रोजनीकरण, डी हाइड्रोजनेशन। कैसे? NADHH प्लस NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखें, ग्लाइकोलाइसिस जब हमने किया तो वहां हम बोलते थे NAD+ कन्वर्ट होता है NADHH+ में, जबकि यहाँ ध्यान दीजिए NADHH+ ये कन्वर्ट हो रहा है NAD+ में। इसलिए यहाँ ATP का गेन नहीं, एक टाइप से कहें लॉस हो रहा है। और वो लॉस ऑफिशियली कहें तो कितने ATP का हो रहा है? लॉस ऑफ 3 ATP। क्योंकि जब ये ETS में जाएगा तो ऑक्सीडेशन से कल हमने किया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एक NADHH+ 3 ATP को फॉर्म करता है। तो यहाँ लॉस कितने ATP का हो जाएगा? 3 ATP का, लॉस ऑफ 3 ATP। तो ध्यान में रखें इन बातों को। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जिसको हमने थोड़ा बहुत हिंट के तौर पर कर लिया था, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही एक प्रोसेस है। डिफरेंस क्या हुआ? फर्मेंटेशन सेल के आउटसाइड भी हो सकता है। सपोज आपने कोई भी फ्रूट जूस बाहर रख दिया एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में आप जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, एयर में होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म और मटेरियल सबस्ट्रेट वो जूस हो जाएगा, तो वहाँ ऑटोमेटिकली अल्कोहल एसिड इस टाइप से बन सकते हैं, यानी वो खट्टा हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबल होता है फर्मेंटेशन के कारण। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें वो सेल में होता है दोनों के दोनों ही इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम अब स्टडी करेंगे फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और फॉर्मेशन होता है एथिल अल्कोहल एंड CO2 का। जरूरी नहीं है कि एथिल अल्कोहल बने, उसकी जगह ऑर्गेनिक एसिड भी बन सकते हैं। जैसे कौन कौन से एसिड बन सकते हैं? लैक्टिक एसिड बन सकता है, एसिटिक एसिड बन सकता है, ब्यूटारिक एसिड बन सकता है। तो जैसा एसिड बनेगा उसी के बेस पर उस फर्मेंटेशन का नाम दे दिया जाएगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों है? यहाँ खुद देख सकते हो CO2 रिलीज हुआ है प्लस H2O नहीं है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन को पहचानने का ये केमिस्ट्री में बेस्ट तरीका होता है कि CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इनमें से एक ही चीज बने, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। अब हम आ जाते हैं फर्मेंटेशन के टाइप पर। जो प्रोडक्ट बनता है उसी के बेस पर हम नाम देते हैं। मेनली 4 कैटेगरी होती है इसकी, लेकिन NCERT में आप जानते हो 2 ही कैटेगरी को आपके मेंशन किया गया है। पहली कैटेगरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एथिल अल्कोहल बनता है इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड कैटेगरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थर्ड कैटेगरी होती है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। केमिस्ट्री की भाषा में आप इसको विनेगर एसिड भी कहते हो, तो जरूरत पड़े तो विनेगर एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी वाले इसको बोलते हैं सिरके का अम्ल, तो ये विनेगर एसिड। और ऐसे ही ब्यूटारिक एसिड बने तो ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। तो मोटे तौर पर ये 4 टाइप का फर्मेंटेशन होता है। लेकिन आप थोड़ा डेप्थ लेवल में यदि जाओगे तो आपको फर्मेंटेशन के फंडामेंटल रूप से 2 ही टाइप मिलेंगे। एक होगा होमोजीनस फर्मेंटेशन, एक होगा हेट्रोजीनस फर्मेंटेशन। लेकिन
ये जो बेस है ये किस बेस पर बनाए गए? प्रोडक्ट के बेस पर। और प्रोडक्ट तो हालांकि ऊपर भी था, फिर यहाँ क्या है? तो यहाँ था मेन प्रोडक्ट कौन है, और यहाँ पर ये है कि प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं। जैसे एक ही टाइप के ओनली अल्कोहल अल्कोहल है, ओनली लैक्टिक एसिड है, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनस यानी समांगी किण्वन। और यही सपोज अल्कोहल भी बन रहा है, लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, बहुत थोड़े बहुत ऐसे फर्मेंटेशन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस फर्मेंटेशन, विषमांगी किण्वन। लेकिन अब ये क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए इस चीज पर हमें इतना वेटेज भी नहीं देना है और इस चीज पर हमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, केवल नॉलेज के तौर पर बता दिए। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पर, और मैकेनिज्म में हम सबसे पहले मैकेनिज्म लेंगे किसका? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। ये फर्मेंटेशन कह सकते हैं हम प्लांट सेल का फीचर है, प्रोकैरियोट्स में होता है, थोड़ा बहुत यूकैरियोट्स में भी होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं यीस्ट, यानी एक फंजाई, और उसमें जाइमेज एंजाइम है ही, और उसके कारण से अल्कोहल बनते हैं। और यीस्ट को कभी आपने सुना भी हो, तो इसीलिए बोला जाता है ब्रीवर्स यीस्ट। ब्रीवर्स का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल, बीवरेज, तो इसीलिए नाम दिया जाता है ब्रीवर्स यीस्ट। तो कैसे मैकेनिज्म होता है? यहाँ दो स्टेप होते हैं उसके, ये होता है स्टेप 1 और ये होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 को हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम पर ध्यान दीजिए, एंजाइम यहाँ पर दिया हुआ है पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज। तो डीकार्बोक्सिलेज है, इसलिए स्टेप का नाम क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन। हिंदी में क्या कह देंगे? विकार्बोक्सिलीकरण। और यहाँ बनेगा कौन? एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2। इसका फॉर्मेशन होगा, 3 कार्बन कंपाउंड था, और ये 3 कार्बन कंपाउंड आप जानते हो कौन है ऑफिशियली देखें तो? पायरुविक एसिड। तो फॉर्मेशन हो गया एसिटाल्डिहाइड, 2 कार्बन कंपाउंड। अब आएगा स्टेप नंबर 2, और इस स्टेप नंबर 2 को बहुत ढंग से ध्यान दीजिए। कौन सा एंजाइम यहाँ पर लिखा हुआ है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नाम और दिया जा सकता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। वो नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि पायरुविक एसिड पर तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। रिएक्शन तो हो ही कहाँ पर रही है? एसिटाल्डिहाइड पर। और बन कौन रहा है? अल्कोहल। इसलिए एंजाइम का नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। भूलना नहीं इस बात को कभी भी। तो स्टेप का नाम क्या हो गया? डिहाइड्रोजिनेशन। हिंदी में बोले तो विहाइड्रोजनीकरण। अब यहाँ क्या हो रहा है? एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन रिमूव है, तो यहाँ कौन सा प्रोसीजर होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है, NADH प्लस कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। बार बार NAD आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ध्यान में रखें इस चीज को। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स है, जो हमने पहले भी किया था, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, उस टाइम भी हमने किया था। तो ये 2 स्टेप होते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन के। फर्स्ट हो गया डीकार्बोक्सिलेशन और सेकंड हो गया डिहाइड्रोजनेशन। रिएक्शन में ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब क्वेश्चन बैंक में करोगे, पहले भी बोला था कि एक काम करेगा एसिटाल्डिहाइड, एक काम करेगा ट्रायोज फॉस्फेट। फिर हम आ जाते हैं यहीं पर कुछ और इसके फीचर को हम देखा जाए तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इतना बेनिफिशियल क्यों नहीं है, लाभदायक क्यों नहीं है? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो क्या है? नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, यानी ऊर्जा ही कम मुक्त होती है। इसी के साथ में एक पॉइंट और दिया एनसीईआरटी ने, नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रेप्ड एज ATP, यानी हाई एनर्जी की बॉन्ड के फॉर्म में सारी एनर्जी तो ट्रेप हुई नहीं है, पकड़ी नहीं गई, कम ही ऊर्जा को पकड़ा गया। और वो ग्लूकोज में भी कितने % एनर्जी देखा जाए तो लेस देन 7%, यानी बहुत ही कम एनर्जी मिल रही है। यानी रेस्पिरेशन भी करो और इतनी कम एनर्जी मिले, फिर तो उस प्रोसीजर का कोई यूज ही नहीं है। फिर हम ले लेते हैं सेकंड रीजन कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हैजार्डस है। केवल यही नहीं, जिसमें एसिड बन रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बन रहा है,
एसिटिक एसिड बन रहा है, ये हैजार्डस है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स परसेंटेज के बाद ये उस सेल को खुद को मार सकता है, यानी पॉइजनस इटसेल्फ फॉर द सेल, इसलिए ध्यान में रखें। अब इसी के बेस पर एनसीईआरटी ने 3 आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज्ड when one glucose molecule is fermented to alcohol oblique lactic acid fermentation। ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कितने नेट एटीपी का संश्लेषण होता है। सपोज यहाँ हमने पहला ऑप्शन ले लिया कि 4 एटीपी है, सेकंड ऑप्शन हमने ले लिया 6 एटीपी, थर्ड ऑप्शन हमने ले लिया 2 एटीपी और फोर्थ ऑप्शन हमने ले लिया 8 एटीपी। फटाफट करो आप लोग इसका आंसर। और नेचुरल बात है, यहाँ जो सबसे मेन वर्ड है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो वर्ड कौन सा है? नेट। तो नेट कहते ही आपके माइंड में 2 ही चीज़ ध्यान में आती है, या तो 8 करें और या फिर 2 करें, लेकिन यहाँ आंसर क्या करना है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन तो एनारोबिक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की तरह से टोटल बनेंगे तो कितने? 4 एटीपी। 2 का कंजप्शन कौन हो गया? वही ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप 1 और स्टेप 3। तो फिर नेट गेन कितने का आएगा? 2 एटीपी का। मन में आ सकता है ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हो तो फिर 8 ले लो। 8 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो जो 6 एटीपी वहां है वो तो ऑक्सीडेटिव में थे, तो काउंटिंग केवल किसकी करेंगे? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है। अब ऐसे ही नेक्स्ट IQ लेवे हम, ये इंटेक्स नंबर 1, ये इंटेक्स नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, यानी प्राकृतिक रूप से जो पेय पदार्थ बनते हैं उनमें हाईएस्ट अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो सकती है। ऑप्शन की हम बात करें, मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया 10%, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमारे को 13% और तीसरा ऑप्शन दे दिया हमारे को यहाँ पर 18% और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे को दे दिया 5%। तो करें आप लोग फटाफट इसका आंसर, और इसका आंसर कौन सा आएगा? आंसर नंबर सेकेंड, 13% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वो अल्कोहल की परसेंटेज है जिस पर यीस्ट की खुद की डेथ हो जाती है, यानी जो अल्कोहल बना सकता है, नेचर में जो अल्कोहल बनाता है, नेचुरल वे से जो अल्कोहल बनाता है, उसकी खुद की डेथ हो गई। तो इसलिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है? 13%। फिर 18 क्यों नहीं लेंगे? ये उससे ज़्यादा हो गया। 10 और 5 क्यों नहीं लेंगे? ये काफ़ी बिलो हो गया। और क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है? मैक्सिमम पूछा गया है, तो इसलिए आंसर क्या करेंगे? 13%। अब ऐसे ही एक और इंटेक्स्ट की तरफ हम ध्यान देवें। 3rd नंबर इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो एनसीईआरटी ने दिया आपको। ध्यान दीजिए क्या है, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन, यानी 13% से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा वाला पेय पदार्थ आप कैसे प्राप्त करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट जो तरीका यदि हम लेवें तो वो आपका केमिस्ट्री में आता है, आपको याद हो तो। और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एक प्रोसीजर जिसको आप क्या नाम देते हो? फ्रैक्सीनेट डिस्टिलेशन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कह देंगे? प्रभाजी आसवन, यानी छोटे छोटे भाग इकट्ठे। तो ऑटोमेटिकली वो 13% से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर वो 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, इवन 50% भी हो सकता है। तो जो ये ब्रीवर्स इंडस्ट्री है उसमें इस मेथड को यूज करके 13% से ज़्यादा अल्कोहल की अमाउंट को ऑब्टेन किया जाता है।
अब हम कर चुके हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये वैसे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जिनको शॉर्टकट में हम कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनमें भी पॉसिबल होता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो बने थे पायरुविक एसिड, ध्यान में रखें कि ये फॉर्मूला हो गया किसका, पायरुविक एसिड का, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एंजाइम हो गया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एक्टिवेटर होता है जिंक, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही NADH, कन्वर्ट होता है NAD+ में, और फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। सबसे बड़ी बात आपने यहाँ पर नोट की हो कि ये यहाँ लैक्टिक एसिड बन गया है, और मेन जो बात हम करें इस पूरे प्रोसीजर में CO2 रिलीज नहीं होती है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनिमल की हम बात करें, जो मसल्स है, जब कभी भी इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लग जाती है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर, जो बहुत कम बार NCERT में दिया है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ध्यान देने की बात है कि ये एक ऐसा फर्मेंटेशन है जिसको कई बार हम कहते हैं कि डबल फर्मेंटेशन प्रोसीजर है। क्यों है? क्योंकि इसका एक स्टेप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और दूसरा जो स्टेप होता है इसका वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में। यानी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट अपन यहाँ करने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन ऑल्सो में अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये हो सकता है। कैसे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में आप जानते हो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, साथ में CO2 रिलीज होती है, और ये आप जानते हो कि ये काम ऑक्सीजन की अब्सेंस में होते हैं। अब यही जो अल्कोहल होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करे, और स्पेशली बैक्टीरिया हेल्प करते इस स्टेप में। नाम होता है उनका एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से लग रहा है जो एसिटिक एसिड यानी विनेगर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर फोर्थ मामले में ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में होते हैं। जैसे कौन कौन हो गए? एकलेवियम बेसिलस ब्यूटायरिकम, उनमें होता है। ऐसे ही और हम ले में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, नाम से लग रहा है कि ये ब्यूटायरिक एसिड को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही पायरुविक एसिड है, पहला स्टेप वही डी कार्बोक्सिलेशन है, बनता है एसिटो एसिटिक एसिड, और ऑटोमेटिक यहाँ 4 कार्बन है, एक स्टेप और होता है और ये 4 कार्बन का ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपके 4 तरह के फर्मेंटेशन हो गए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम आते हैं फर्मेंटेशन का कंपैरिजन एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ में। फर्मेंटेशन लेस एनर्जी का प्रोसीजर हो गया, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो काम हम करेंगे वो वाया एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? वहाँ एरोबिक में क्या होगा, CO2 + H2O दोनों का फॉर्मेशन होता है, इसलिए। फिर ऐसे ही हम बात करें यहाँ फर्मेंटेशन में नेट गेन कितने का होता है? 2 ATP का। क्यों? ग्लाइकोलाइसिस में SLP से कितने बन गए थे? 4 ATP। 2 स्टेप में कंजप्शन कहाँ हुआ? ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप 1 और स्टेप नंबर 3, तो ऑटोमेटिकली नेट गेन कितने का हो गया? 2 ATP का। और यही हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहाँ ध्यान रखें फिर से न्यू NCERT के अकॉर्डिंग नेट गेन एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है? 38 ATP का। यानी किसी दिन इनका रेशो दे देवे निकालने के लिए, और ये कहे कि फर्मेंटेशन अपॉन
एरोबिक रेस्पिरेशन, तो रेशो क्या आएगा 2/38, यानी 1:19। और यही बात ये एनारोबिक और एरोबिक के लिए भी दे सकता है। बस ध्यान ये रखना कि डिनोमीटर में कौन है, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर ऐसे ही थर्ड डिफरेंस हम लेवें तो यहाँ फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन कैसा होता है, रादर स्लोली, यानी अपेक्षाकृत धीमे धीमे होता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये फास्ट होता है, बोलिएगा नहीं। बाकी सब डिफरेंस आपको ध्यान में है। थर्ड नंबर डिफरेंस में दिक्कत हो सकती है। सेकंड नंबर में कई बार ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, रेशो का क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो सेल के आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे हमने कहा आपने फ्रूट का जूस खुला रख दिया है, उसमें भी हो सकता है। क्यों? एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स होंगे, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए फर्मेंटेशन आउटसाइड दी सेल हो सकता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप जानते हो सेल के अंदर होने वाला प्रोसीजर है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में एनारोबिक के बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके आप बेसिकली 3 पार्ट कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे लिंक रिएक्शन, यानी जोड़ने वाली अभिक्रिया। लिंक इसलिए क्योंकि अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस किया है और अब हम आगे स्टार्ट करना जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल, तो नेचुरल बात है जोड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिंक रिएक्शन। वैसे इस स्टेप को आप एक नाम और भी दे सकते हैं, और वो नाम आपका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वो नाम हो सकता है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम कह देंगे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, लिंक रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब्स ने डिस्कवरी की थी इसलिए बोलते हैं। और थर्ड पार्ट इसका होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हमने रेस्पिरेटरी चेन और श्वसनीय श्रृंखला भी कहा था। और फंडामेंटल रूप से देखें तो इसके 2 ही पार्ट है, और 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक क्रेब्स साइकिल है और एक ETS है। कई बार लिंक रिएक्शन को नहीं माना जाता है, और वैसे लिंक रिएक्शन एक तरह का रास्ता हो गया है, वो एक नया रास्ता खोल रही है क्रेब्स साइकिल के लिए, इसलिए लोग इसको गेटवे पाथवे भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पाथवे को पढ़ेंगे। इस पाथवे का जो एक्शन साइट है, क्रिया स्थल है, वो आप ध्यान रखें PMS, यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। जब आप NCERT पढ़ोगे तो वहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, उसने गलती से वहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दे दिया है, लेकिन ओरिजिनल में ये रिएक्शन होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है वहां पर ये होता है। होता कैसा है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। और अब यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियली देखा जाए तो इस प्रोसीजर में हेल्प करते हैं 5 कोफैक्टर्स, यानी सहकारक। और साथ में कौन हेल्प करते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब एक एंजाइम नहीं, 3 एंजाइम हेल्प करते हैं। 3 एंजाइम कौन से हो गए, पहला एंजाइम हम कह सकते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, दूसरा एंजाइम हम कौन सा कह सकते हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, तीसरा एंजाइम नॉर्मली मिलता नहीं है बुक्स में, बड़े ढंग से फुल फॉर्म सुनना है इसकी, क्या नाम हम बोल रहे हैं, डाई हाइड्रोक्सी लिपोयल ट्रांस एसिटाइलेज, डाई हाइड्रोक्सी लिपोयल ट्रांस एसिटाइलेज। तो कितना एंजाइम ने हेल्प कर दी यहाँ पर, 3, यानी ग्रुप ऑफ एंजाइम हेल्प करता है। अब बात आती है कि ये 5 कोफैक्टर्स यानी सहकारक कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। को एंजाइम हो गया नंबर 1, NAD+ हो गया नंबर 2, फिर एक मेटल हेल्प करता है मैग्नीशियम, ये कितना हो गया 3, फिर ये TPP हेल्प करता है, फुल फॉर्म सुनना बहुत ढंग से, क्या वर्ड हम बोल रहे हैं, थियामीन पायरोफॉस्फेट। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, 2 स्पेलिंग है यहाँ पर,
मैंने जो स्पेलिंग बोली है वो ये है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। यानी स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, कौन सा वर्ड है ये। लोग इसको थाइमीन भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये थियामीन पायरोफॉस्फेट। इसका रिलेशन किससे होता है देखा जाए तो विटामिन B1, यानी यहाँ का 1 और ये I आपस में एक टाइप से क्या हो रहा है, क्रॉस मैच हो रहा है इसका। और एक ध्यान रखिएगा, एक थाइमीन ये भी होता है THYMINE, लेकिन ये थाइमीन यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये आप जानते हो क्या होता है, पिरामिडीन नाइट्रोजन बेस। और यहाँ तो कौन सा चलेगा, ये थियामीन पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट आगे हम सिखाएंगे किसको बोलते हैं, ऐसे दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एक साथ लगे हों तो इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। तो कितने को फैक्टर हुए अभी 4, तो पांचवा कौन सा है, ये लिपोइक एसिड। तो इसी से आपके कितने को फैक्टर बन गए, टोटल 5। और लिपोइक एसिड के बेस पर ही एंजाइम कहा गया था कौन सा, डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। तो दिमाग लगाओ, ये एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, तो CO2 रिलीज होनी चाहिए, इसलिए CO2 रिलीज। और जहां कहीं भी हाइड्रोजन रिमूव होती है तो कहीं ना कहीं कौन सा एंजाइम होगा, डीहाइड्रोजिनेज। तो वही बात यहाँ पर है। और लिपोइक एसिड है, इसलिए डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। बर्न कौन रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड, नाम क्या है इसका, एसिटाइल कोएंजाइम A। यानी ये हो गई आपके लिंक रिएक्शन। कोई हमें कहे कि इस लिंक रिएक्शन में ATP कितने बनते हैं तो हम कहेंगे 3। क्यों हम कहेंगे इसको, क्योंकि याद करो यहाँ एक NAD+ और बन क्या गया है, एक NADHH+, और ETS में जाएगा तो 3 ATP को ये बनाएगा। और यही ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में देवे और पूछे लिंक रिएक्शन में बताओ कितने, अब 3 नहीं, अब हम क्या कहेंगे 6। क्यों हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि वहां पायरुविक एसिड एक नहीं, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2। तो जब एक से थे 3 तो 2 से कितने हो जाएंगे, 6 ATP मॉलिक्यूल। ध्यान रखना लिंक रिएक्शन, कंफ्यूजन नहीं हुए। अब हम आते हैं इस चैप्टर के ग्लाइकोलाइसिस की तरह एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेब साइकिल पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और लगभग फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान दीजिएगा, क्रेब साइकिल मेन बात करें कि इसकी एक्शन साइट क्या होती है, जैसे वो होता है PMS में, ऐसे ही इसकी एक्शन साइट की हम बात करें तो ये होता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में होता है। फिर वही बात, इसके एंजाइम कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में। और वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। और उन एंजाइम को लर्न करने के लिए एक ट्रिक को हम लोग ध्यान में रखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की हम पहले ट्रिक कर चुके हैं, अब हम ट्रिक करने जा रहे हैं क्रेब साइकिल की। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक को हम कैसे लिख रहे हैं, ये रहा, ये ट्रिक है। पहले ट्रिक को लिखना सीखें, फिर इसको हम बोलना सीखेंगे। ये हमारी ट्रिक है। किस चीज़ की ट्रिक है ये, क्रेब साइकिल के एंजाइम को लर्न करने की ट्रिक। क्या है, हैंस क्रेब्स की शादी में CD, KD और FD का खूब मजा लिया। FD यानी फूड, उसका खूब मजा लिया। इंग्लिश में कुछ चीज साइलेंट रहती है, ऐसे ट्रिक में भी कुछ वर्ड साइलेंट है, जैसे I साइलेंट है। अब इन एंजाइम्स के मतलब समझते हैं, पहले ट्रिक को बोलना सीखना। क्या ट्रिक है हमारी, शादी में CD, KD और FD का खूब मजा लिया। अब यहाँ इनके मतलब समझते हैं हम लोग। ये जो वर्ड है S, इस S का मतलब क्या हो गया, सिंथेटेज। और सिंथेटेज का मतलब क्या हो गया, सिंथेसिस, यानी किसी को बनाना। फिर उसके बाद में आता है डबल A, और दोनों A का मतलब एक ही है। दोनों A का मतलब क्या होता है, एकोनिटेज। क्या होता है इसका मतलब, एकोनिटेज। और देखा जाए
तो यहाँ एक एक्टिवेटर भी होता है। और कौन होता है एक्टिवेटर, ये लिख दिया ब्रैकेट में, भूलना नहीं। जैसे काइनेज में एक्टिवेटर था कौन, मैग्नीशियम। यहाँ एक्टिवेटर कौन होता है, Fe। दोनों एक का मतलब यही है। क्यों है यही इसका मतलब, क्योंकि बनेगा कौन, सिस एकोनेटिक एसिड, इसलिए ऐसा हम बोलते हैं। फिर आता है डी। डी में तो आप जानते हो, सोचना ही नहीं है कौन सा एंजाइम होता है, हमेशा ही पहले की तरह सही है। डी से हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा डी से, डीहाइड्रोजिनेज। अब आते हैं सी। सी से ट्रिक के अकॉर्डिंग यूं लगता है कि एंजाइम कौन सा होना चाहिए, कार्बोक्सिलेज। लेकिन ये तो ट्रिक अच्छी बने, CD वर्ड बैठ जाए इसलिए। ओरिजिनल में कार्बन यहाँ जुड़ता नहीं है, कार्बन रिमूव होता है, इसलिए एंजाइम का ओरिजिनल नाम क्या है पूरा, डी कार्बोक्सिलेज। तो ध्यान रखना, सी से यहाँ कार्बोक्सिलेज नहीं है, डी कार्बोक्सिलेज है। फिर आता है डी स्क्वायर, तो इसका मतलब एक एंजाइम नहीं, दो है। फिर से कौन से दो हैं, एक तो वही है डी हाइड्रोजनेज, और दूसरा कौन है, डी कार्बोक्सिलेज। कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर आता है के से आप जानते ही हो, हमेशा ही क्या लेता है हम लोग, काइनेज। लेकिन यहाँ फुल फॉर्म आगे मिल जाएगी आपको, डी से फिर से डी हाइड्रोजनेज। एफ से क्या हो गया, फ्यूमेरेज। डी से क्या हो जाएगा, डी हाइड्रोजनेज। तो एक बार और बोलते हैं इसको, एस से सिंथेटेज, दोनों ए से एकोनेटेज, डी से डी हाइड्रोजनेज, सी से डी कार्बोक्सिलेज, डी स्क्वायर से एक बार डी हाइड्रोजनेज, एक बार डी कार्बोक्सिलेज, के से काइनेज, डी से डी हाइड्रोजनेज, एफ से फ्यूमरेज, डी से डी हाइड्रोजनेज। पहले एंजाइम्स को बोलना सीखें, फिर पूरे नाम अपने आप लर्न हो जाएंगे। कैसे लर्न हो जाएंगे, जैसे सपोज इस डी की हम बात करें, डी हाइड्रोजनेज तो है, लेकिन कौन सा डी हाइड्रोजनेज है ये, आइसोसिट्रेट डी हाइड्रोजनेज। फिर ऐसे ही यहाँ हम बातचीत करें या लास्ट में हम बातचीत करें, तो यहाँ मैलिक एसिड बनता है, तो इसलिए लास्ट में क्या हो जाएगा, मैलिक डी हाइड्रोजनेज। इस डी से हम बातचीत करें तो कौन सा है ये, सक्सिनिक डी हाइड्रोजनेज। फिर यहाँ हम एक डी की बात करें तो ये कौन सा है, ऑक्जेलो सक्सिनिक डी हाइड्रोजनेज। ध्यान में रखें इन वर्ड को, नाम पूरे आप बाद में भी सीख सकते हैं। अब एक एंजाइम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, इस एंजाइम पर SDH सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। क्यों ध्यान देना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। कैसे कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए कहाँ, मैट्रिक्स में, जबकि ये मैट्रिक्स में नहीं होता है। फिर कहाँ होता है ये, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, भूलना नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, मार्कर एंजाइम, यानी पहचानने वाला एंजाइम, भूलना नहीं। मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स में, और ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब इसी के बेस पर हम पूरा क्रैब साइकिल बनाते हैं। एनसीईआरटी ने छोटा क्रैब साइकिल बनाया है, लेकिन आपको इलेबोरेट करके बनाना है, क्योंकि लैंग्वेज पूरी उसी के बेस पर दी गई है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये कहाँ से आया, पायरुविक एसिड से। और यहाँ आप जानते हो ऑफिशियली क्या होती है, लिंक रिएक्शन, और उस लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। यानी देखा जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑफिशियली क्या बन गया, एंटरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द क्रैब साइकिल। अब इस क्रैब साइकिल का इस 2 कार्बन कंपाउंड को कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। ये होता है 4 कार्बन का एक कंपाउंड, जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रैब साइकिल है। तो यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड
और ये 2 कार्बन कंपाउंड मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड का। और रही बात सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड को लिखने का ये तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन यहाँ हो गए, ये COOH ग्रुप। तो ऑफिशियली आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ कितने COOH ग्रुप हो गए हैं ऑफिशियली, 3 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। इसी कारण से क्रेब साइकिल का एक नाम और बैठता है TCA साइकिल। क्या नाम बैठता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लेवे तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, सिंथेटेज, यानी ये हो गया सिंथेटेज, यानी एक टाइप से जोड़ना। यहाँ जो स्टेप होता है उस स्टेप का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे हम कह सकते हैं कंडेंसेशन। क्या नाम बोल सकते हैं, कंडेंसेशन, यानी संघनन। कोई चीज जुड़ रही है, कोएंजाइम ए की जरूरत नहीं है इसलिए रिलीज होता है, और कोई चीज जुड़ेगी वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है इसलिए H2O। एंजाइम का पूरा नाम करना चाहें तो पूरा नाम क्या होगा, सिंथेटेज तो दिया हुआ ही था, अब बन रहा है सिट्रिक एसिड, तो यहां से नाम दे देंगे क्या, सिट्रेट सिंथेटेज। ओरिजिनल में ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में कौन था, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ कौन है रेट लिमिटिंग एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज। अब सिट्रिक एसिड बन गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, एकोनिटेज, यानी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये एंजाइम हो गया एकोनिटेज। एक्टिवेटर है ही Fe, यही एंजाइम, क्यों, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का 6 कार्बन का नाम क्या, उसका सिस एकोनिटिक एसिड, इसलिए नाम एकोनिटेज। वहाँ हाइड्रेशन हो रहा था, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब यहाँ वापस हाइड्रेशन, एंजाइम फिर से एकोनिटेज, और बन कौन रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड। रूल के अकॉर्डिंग वापस सिट्रिक बन सकता था लेकिन आइसोमराइजेशन होगा और बनेगा क्या, आइसोसिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन सा एंजाइम आएगा, डी से कौन सा हो गया, डिहाइड्रोजनेज। लेकिन ये कौन सा डिहाइड्रोजनेज होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहां से हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि डिहाइड्रोजनेज है तो फिर यहाँ काम कौन सा होगा, ये वाला जिसको हम विहाइड्रोजनीकरण कह रहे हैं। कौन सा काम होगा, NAD+ कन्वर्ट होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, NADH+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बनेगा क्या, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और इसमें कार्बन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 6। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग C, लेकिन ओरिजिनल में नाम हमने क्या दिया था याद हो तो, डी कार्बोक्सिलेज। तो जब हम कह रहे हैं कि ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो यहाँ CO2 रिलीज होगी और बढ़ने वाला कंपाउंड 6 नहीं 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। नाम क्या होगा इसका, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा आगे, D²। D² का मतलब क्या हो गया, एक बार वही डी कार्बोक्सिलेज है तो इसलिए CO2 रिलीज होगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें डिहाइड्रोजिनेशन है इसलिए फिर से NAD+ कन्वर्ट होगा किसमें, NADH और H+ में, यानी ये लिंक रिएक्शन की तरह से प्रोसेस हो गया, यानी इसके अंदर भी एक लिंक रिएक्शन हो रही है। फिर लिंक रिएक्शन हो रही है तो कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट है तो ये एज ए कोफैक्टर यहाँ ऐड है। अब बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड, नाम क्या होगा इसका, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर नेक्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करें कौन सा एंजाइम आएगा, के।
के से कौन सा हो जाएगा, काइनेज। लेकिन इस काइनेज एंजाइम का पूरा नाम यदि कहें तो पूरा नाम क्या होगा इसका, सक्सिनिक थायोकाइनेज। और यहाँ कौन सा काम होगा, जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में। जीडीपी क्या हो गया, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और ऑफिशियली कहें ये प्रोसीजर होता है एनिमल सेल में, और यही प्लांट सेल हुए तो प्रोसीजर डिफरेंट होता है। क्या होता है, एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर। तो जो एनसीईआरटी ने दिया है वही आप ध्यान में रखें। फिर एक और एनसीईआरटी ने दिया है कि यहाँ कपल्ड रिएक्शन चलती है, युग्मित अभिक्रिया। क्या होती है कपल्ड रिएक्शन, वहाँ बोला गया जीटीपी कन्वर्ट होता है जीडीपी में, और ये फॉस्फेट एडीपी को मिलता है और ये कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। ध्यान में रखें इस चीज़ को, थोड़ा कंट्रोवर्सी लगती है यहाँ पर। फिर यहाँ क्या होगा, देखा जाए 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड का नाम होगा सक्सिनिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, सक्सिनिक एसिड, क्योंकि सक्सिनल कोएंजाइम ए है तो ये होगा। और कोएंजाइम ए डेफिनेटली देखा जाए तो ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है यहाँ पर। अब ये जो स्टेप है जीडीपी से जीटीपी का बनना, ये ऑफिशियली मैट्रिक्स में हो रहे हैं काम, लेकिन ये स्टेप कौन सा है, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी हमने ये NADH किया, ये NADH किया, ये सब किस में जाएंगे, ETS में। यानी ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जबकि ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सक्सिनिक एसिड से फॉर्मेशन होता है किसका, फ्यूमरिक एसिड का। कितने कार्बन का होता है ये, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। फिर बात वही है डिहाइड्रोजिनेज, यानी पहली बार थोड़ा चेंज होगा। कैसे, FAD+ ये कन्वर्ट होता है किसमें, FADH2 में। फुल फॉर्म समझते हो क्या होगी इसकी, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जबकि NAD की क्या बोली थी हमने, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कंफ्यूजन नहीं हो गए, ये डिहाइड्रोजनेज। लेकिन कौन सा डिहाइड्रोजनेज हो गया, अब ये क्या नाम था इसका पूरा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। याद रखना एक्सेप्शन है ये, मैट्रिक्स में नहीं। कहाँ होता है ये, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यहाँ हम लेवें तो पूरा लिख सकते हैं हम इसको कि कौन होता है ये, SDH। फिर ये फ्यूमरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्यूमरिक एसिड है इसलिए फ्यूमरेज एंजाइम बना क्या रहा है, मैलिक एसिड। कैसे बन रहा है, हाइड्रेशन के कारण, वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से। केमिस्ट्री में ध्यान रखना, एक आप पढ़ते हो मैलिक एसिड, उसकी स्पेलिंग और यहाँ की स्पेलिंग डिफरेंट है। ये मैलिक एसिड है, कंफ्यूजन नहीं होवे, वर्ड ध्यान रखना, मैलिक एसिड, लेकिन ये है मैलिक एसिड। फिर क्या बन रहा है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। एंजाइम कौन सा हो गया, वही डिहाइड्रोजनेज। वर्क कौन सा होगा, NAD+ कन्वर्ट होकर के बनाता है NADH H+, यानी डिहाइड्रोजनेशन। जहां से स्टार्ट वहीं पर खत्म, इसलिए क्या हो गया, साइक्लिक पाथवे। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, इन 1 Krebs साइकिल हाउ many 2 कार्बन कंपाउंड्स पार्टिसिपेट, 3 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन कंपाउंड्स, 5 कार्बन कंपाउंड्स एंड 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो आंसर कैसे दोगे आप ध्यान दीजिएगा। 2 कार्बन कंपाउंड एक ही है, कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पूछे 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ तो है ही नहीं, पायरुविक को लेंगे नहीं क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। अब पूछे 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन कंपाउंड कौन कौन से हो गए, सक्सिनिक एसिड 1, सक्सिनिक एसिड 2, फ्यूमरिक एसिड 3, मैलिक एसिड 4, ऑक्सलो एसिटिक एसिड 5। तो कितने हो गए 4 कार्बन के,
5 कंपाउंड। अब पूछ ले हमारे से 5 कार्बन कंपाउंड, एक ही है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये पूछे 6 कार्बन कंपाउंड्स, हाउ मेनी 6 कार्बन कंपाउंड पार्टिसिपेट, तो आप क्या करोगे यहाँ पर आंसर, सिट्रिक एसिड 1, सिस एकोनिटिक एसिड 2, आइसोसिट्रिक एसिड 3, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड 4। ये साइकिल एनसीईआरटी में नहीं है, आप एकदम वीडियो को पॉज करके अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, बिना इसके आपके आगे के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये हमने किस बेस पर किया सारा काम, एंजाइम्स के बेस पर। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हिक एडी के मेक, यहाँ के एंजाइम हैंस क्रेब्स की शादी में CD, KD और FD का खूब मजा लिया। अब सपोज हम यहीं पर एक क्वेश्चन क्रिएट करें और क्वेश्चन इस टाइप से आवे, इन वन क्रेब साइकिल हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड, यानी ये आपका क्वेश्चन है, इन वन क्रेब साइकिल हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड इन वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। अब सपोज ऑप्शन हमारे को दे देवे ये 12 ATP का फॉर्मेशन, फिर दे देवे 15 ATP का फॉर्मेशन, फिर हमें दे देवे 38 ATP, और एक ऑप्शन हमारे को दे देवे 40 ATP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती होने के पूरे चांस होते हैं। कुछ लोग 40 सोच सकते हैं, कुछ लोग 38 सोच सकते हैं। आप भी ट्राई करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एक बार। अब आइए इसके आंसर की तरफ। यहाँ आंसर हम करेंगे 12 ATP मॉलिक्यूल्स। क्यों करेंगे हम 12 ATP मॉलिक्यूल, कैसे, ध्यान दीजिएगा इस साइकिल की तरफ। कैसे, यहाँ एक बार डीहाइड्रोजिनेशन, एक बार डीहाइड्रोजिनेशन 2, एक बार ये डीहाइड्रोजिनेशन 3, और एक बार ये डीहाइड्रोजन। कितनी बार हो गया विहाइड्रोजनीकरण, 4 बार। 3 बार किसके थ्रू हुआ, NAD के थ्रू। एक बार किसके थ्रू हुआ, FAD के थ्रू। और 1 NAD कितना ATP बनाता है, 3, तो 3 इंटू 3 कितने ATP हो गई आपके लिए, 9। फिर 1 FAD आगे बताएंगे ETS के टाइम कितने बनाता है ये, 2, तो 9 + 2 कितने हो गए, 11। तो वो 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, यानी 1 GTP को 1 ATP के इक्वल, और ये कहाँ से आया, SLP से। तो 11 + 1 कितने हो गए, 12। एक बार और समझिए इसी बात को, 12 कैसे आए, 1 क्रेब साइकिल में डीहाइड्रोजनेशन कितनी बार हुआ, 4 टाइम, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आए। 3 बार तो क्या हुआ, NADHH+, एक NAD ETS में कितने ATP बनाता है, 3, तो 3 इंटू 3 9। फिर 1 FAD से 2, 1 इंटू 2 2, 9 + 2 11, और ये 1 GTP किसके इक्विवेलेंट, 1 ATP के, तो कितने हो गए टोटल, 12। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इन 1 क्रेब साइकिल हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड, आंसर करेंगे 12। पायरुविक एसिड कहता तो 15, 38 नेट गेन कहे कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट गेन बताओ तब, और 40 कब, नेट गेन की जगह कहे टोटल। इन सब की कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में। अभी केवल एक बार रेफरेंस के लिए आपको बताया गया।